हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्लॉक 1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसके अंदर 3 यूनिट्स है। आज जो अपन तीनों यूनिट्स को कंप्लीट कर देंगे। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो डील करती है स्कैरसिटी से। स्कैरसिटी यानी जिस चीज़ की कमी है, जो चीज़ हमारे पास थोड़ी कम अवेलेबल है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो डील करती है स्कैरसिटी से और जो एक्सप्लेन करती है डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक यूनिट्स का बिहेवियर, जैसे कि हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमी। ठीक है, जब भी कोई स्कैरसिटी आती है तो कौन कैसे रिएक्ट करता है, किसका क्या बिहेवियर होता है, वो हमें पता चलता है इकोनॉमिक्स से। की डेफिनेशन ये है कि इकोनॉमिक्स एनालाइजेज हाउ सोसाइटीज, इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी अफेक्ट प्राइस एंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट यूजेस। यानी कि इकोनॉमिक्स वो एनालाइज करता है कि जैसे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, सोशल इंस्टीट्यूशंस हो गया, टेक्नोलॉजी वगैरह और हो गई, वो कैसे अफेक्ट करती है किसी चीज़ की प्राइस को और उसके रिसोर्स को। ठीक है, सबसे पहले इसके कॉमन थीम है स्कैरसिटी इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। देखो, इसमें कोई मनाही नहीं है, जो चीज़ है वो कम उपलब्ध है, यह है स्कैरसिटी। ठीक है चीज़ लेकिन बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, फिर है एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज मस्ट बी फाउंड। अगर कोई चीज़ कम है तो उसके अपन को ऑल्टरनेटिव यूजेस निकालने पड़ेंगे ना, कि आप किसी चीज़ को किस हिसाब से आप और यूटिलाइज कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो, ताकि वो ख़त्म भी नहीं हो लेकिन आपके पास उसका पूरा बेनिफिट भी मिलता रहे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैरसिटी। सबसे पहले अनलिमिटेड वांट्स और एंड्स। इंसान को पता ही नहीं है कि वांट्स क्या होता है और नीड्स क्या होता है। नीड होती है ज़रूरतें और वांट होती है जो आपको एक्स्ट्रा में चाहिए। नीड होती है, बेसिक नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन वांट क्या होती है, अब उस घर के अंदर एसी होना चाहिए या नहीं चाहिए, खाने के लिए आप कौन सा आटा यूज़ कर रहे हो, खाने की क्वालिटी क्या है। ठीक है, कपड़े आप कौन से ब्रांड के पहन रहे हो, ये चीज़ आ जाती है नीड्स वर्सेस वांट्स में। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग नीड्स होती है, अलग अलग वांट्स होती है और ये चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस एंड स्टेटस। जैसे समय बदलता जाता है, टेक्नोलॉजी आ जाती है और एक्स्ट्रा में, और भी जैसे स्टेटस बढ़ जाता है तो पैसे ज़्यादा आते हैं तो आप अलग अलग महंगी चीज़ों पे आप खर्च करने लग जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ये तो कोई इसमें है ही नहीं कि आप कि वांट्स बहुत कम हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशी ढूंढ लेते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी बात हो गई, क्योंकि लोग आजकल हर एक चीज़, जो चीज़ नहीं आ रही वो उनको खरीदनी है। ठीक है, वांट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। हायर ऑर्डर वांट्स आर सेटिस्फाइड फर्स्ट। जो चीज़ ज़्यादा ऑर्डर में रहेगी, हायर ऑर्डर पे रहेगी, वो चीज़ आप पहले उसको खरीदोगे। नेक्स्ट है स्कार्स रिसोर्सेज और मीन्स, यानी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हैं। ठीक है, सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स रिक्वायर रिसोर्सेज। अगर आपके पास वो सामान ही नहीं है तो आपकी वो जो वांट है वो सेटिस्फाई कैसे हो जाएगी। और जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड है, वो स्कैर्स है, तो मतलब अब आपको उनका ऑल्टरनेट यूज़ करना पड़ेगा और रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करना पड़ेगा, ऐसे लगाना पड़ेगा, सिस्टमेटिकली लगाना पड़ेगा ताकि वो आपके अलग अलग डिफरेंट यूजेस में आ पाए। ठीक है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक सिस्टम, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो ना कवर करती है सारे इंस्टीट्यूशंस को और अरेंजमेंट्स को, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सबको, कि किसके अंदर कितनी वांट्स, कितनी नीड्स, किस हिसाब से रिसोर्स को एलोकेट किया जाएगा। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। पहला है कैपिटलिस्ट, दूसरा है सोशलिस्ट, तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी ऐसी इकोनॉमी जिसको ओन करते हैं इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल यानी प्रॉफिट वाली इकोनॉमी भी हम इसे कह सकते हैं, जिसके अंदर इंडिविजुअल्स है और वो डिसाइड कर रहे हैं कि किस प्रोडक्ट की क्या प्राइस रहेगी, कितना उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, कितना उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, उस चीज़ को जो है ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाएगा कि ये चीज़ जो है ये सिर्फ वो इंडिविजुअल यूनिट है, इंडिविजुअल इंसान है, वो ही सेट कर रहा है, उसी के पास है, और इसके अंदर सिर्फ उनको फ़ायदा मिलेगा जिनके पास पैसे हैं। ठीक है, फिर है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है जिसके अंदर जो भी प्रोडक्शन है,
जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब कौन कर रही है? वो सरकार कर रही है। और सरकार किसका भला देखेगी? सरकार पूरी जनता का भला देखेगी। जिसके पास जितना है उस हिसाब से उनको दिया जाएगा और सबकी नीड्स और सबकी वांट्स को पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है जिसके अंदर दोनों सरकार और इंडिविजुअल साथ में काम करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर आप मिक्स्ड इकोनॉमी देखते हो। ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल्स भी है, अंबानी वगैरह और जैसे, और सरकार भी है। तो वो दोनों मिलके काम कर रही है अपना अपना, जिसमें फ़ायदा जो है वो जनता को होता है। ठीक है। ये है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन यानी कुछ बनाना, किसी रॉ मटेरियल को कुछ ऐसा लेके कुछ बनाना। प्रोडक्शन implies the transformation of various inputs into outputs, thereby increasing the want satisfying capacity of the inputs। यानी कि कुछ ऐसा इनपुट निकालना जिससे बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बाहर आए, वो होता है प्रोडक्शन, आउटपुट। ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन: फिजिकल, स्पैटियल और इंटरटेम्पोरल। फिजिकल यानी जिसके अंदर अपीयरेंस है, जो फिजिकली आपको दिख सकता है, वो वाली जिसके अंदर कैपेसिटी होती है। ठीक है, कि ये चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मुझे ये चीज़ चाहिए। जैसे कि वॉचेस हो गई, महंगी वॉचेस, कार्स। ठीक है, ये सारी जो है ये फिजिकल है। इसके अंदर रॉ मटेरियल जो लगा, फिर उसका प्रोडक्ट क्या निकला? वो कार्स निकली, वो निकला, क्या नाम है, वॉचेस वगैरह। ठीक है, तो ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। स्पैटियल यानी रीलोकेटिंग और ट्रांसफरिंग थिंग्स टू मेक देम अवेलेबल टू एंड यूजर्स, यानी कि यहाँ से वहाँ करना सामान, वो हो गया स्पैटियल। फिर है इंटरटेम्पोरल, यानी सेविंग और प्रिजर्विंग थिंग्स फॉर लेटर यूजेस, यानी कि सामान को इकट्ठा करके रखना, गोदाम में भर के रखना। ठीक है। प्रोडक्शन क्रिएट्स यूटिलिटी व्हेन द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ आउटपुट एक्सीड्स दैट ऑफ इनपुट यूज्ड। प्रोडक्शन एक ऐसी यूटिलिटी बनाता है। यूटिलिटी यानी वांट सेटिस्फाइंग पावर, किस चीज़ से आपकी कितनी वांट जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, वो होती है यूटिलिटी। तो ठीक है, प्रोडक्शन क्रिएट करता है यूटिलिटी व्हेन द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, जो आउटपुट की जो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है वो एक्सीड हो जाती है इनपुट से। क्योंकि इनपुट तो रॉ मटेरियल है, आप कच्चा थोड़ी खाओगे कुछ सामान। आपको सिर्फ आपको गाड़ी बनाने का सामान दे दिया जाए तो आप खरीदोगे क्या? नहीं। लेकिन जब वो गाड़ी खुद बन के आएगी, सामने सुंदर लगेगी, तो ही तो आप खरीदोगे। तो ये है प्रोडक्शन जो है ये क्रिएट करता है एक सामने से कि यार आपको ये खरीदना है, ये आपको लेना है। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करती है? सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, फिर हाउ टू प्रोड्यूस, एंड नेक्स्ट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस यानी आप क्या बनाओगे, ऐसा बनाना क्या है आपको। इकोनॉमी लैक्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस एवरीथिंग। इकोनॉमी के पास रिसोर्स नहीं है, ये आप मान लो। ठीक है, एक ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि रिसोर्सेज आर स्कैर्स, यानी रिसोर्स बहुत कम है, तो अब उससे बनाए क्या। अभी अपन को डिसाइड करना पड़ेगा क्या बनाए और क्या ना बनाए। ये पहली प्रॉब्लम आ गई, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, व्हेन सम गुड्स आरंट प्रोड्यूस्ड सम वांट्स रिमेन अनसेटिस्फाइड। अगर कोई चीज़ बनेगी नहीं तो आपको कैसी इच्छा उत्पन्न होगी, आप कैसे उसको फुलफिल करोगे। जैसे वही मॉडल होते ना बहुत ही लिमिटेड एडिशन वाले, तो वो ख़त्म हो गए हैं, उनको और नहीं बेचा जाता, तो और आपको चाहिए, तो आपकी वांट तो सेटिस्फाई नहीं हो पाई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। रिसोर्सेज एम्प्लॉयड इन प्रोडक्शन एस आर नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर वाई। अब क्या बनाएंगे कि जिससे जैसे गरीबों का भी भला हो जाए और अमीरों का भी सही रहे। ठीक है, ऐसे क्या बनाया जाए जिसके अंदर सरकार को भी फ़ायदा रहे, क्योंकि पूरी तो सरकार सारे पैसे तो नहीं खर्च कर देगी, इसीलिए। ठीक है, क्या बनाए इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, कौन सी लोग ले, मशीन ले या फिर लेबर ले। अगर लेबर ना सस्ता पड़ रहा है तो लेबर से लो काम, और अगर मशीन सस्ती पड़ रही है तो मशीन से। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, अब जो सामान आपने डिसाइड कर लिया है कि ये ही बनाना है, तो आप हैंडमेड लोगे, मतलब लेबर से लोगे, या फिर मशीन से, कैपिटल इंटेंसिव। ये किस चीज़ पे डिसाइड होता है? प्राइस, लेबर और कैपिटल की, और एफिशिएंसी की, कि कौन जल्दी काम टाइम पे कर रहा है। ठीक है,
कॉस्ट आपकी किस में कम पड़ेगी वो भी। फिर है फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब किसके लिए बनाया जाए, ठीक है। पहले था हाउ व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए। फिर था डिसाइड हो गया कि हमको ये बनाना है पर्टिकुलर सामान, अब कैसे बनाए। जैसे आप कपड़े ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो कपड़े बनाने में, हमको बनाने कपड़े, व्हाट टू प्रोड्यूस, कपड़े बनाने, किसके लिए बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, अपन को बनाने हैं हैंड वाले, ठीक है, लेबर इंटेंसिव वाला, बैग जैसे बनते हैं ना, बर्किन बैग्स वगैरह और हैंडमेड लेबर वाले, वो वाले लेंगे, ठीक है। फॉर टू प्रोड्यूस बर्किन बैग, हाउ टू प्रोड्यूस लेबर इंटेंसिव, और नाउ फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल एक लग्जरी ब्रांड का दिया है तो इसके अंदर आप फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए डालोगे, पैसे वाले लोगों के लिए, क्योंकि गरीब लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इसीलिए फॉर होम टू प्रोड्यूस ये है पैसे वालों के लिए या गरीब लोगों के लिए। तो बैग बना रहे हैं हम, बर्किन बैग बना रहे, तो वो किसके लिए जाएगा, अमीर लोगों के लिए। आउटपुट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स, शेयर ऑफ ईच हाउस होल्ड मस्ट बी डिटरमाइंड। In market economy, income determined by amounts of productive resources owned and supplied to market and market prices of those resources. कितने में रिसोर्स पड़ा और अपन कितने में बेच रहे हैं, क्योंकि अपन अमीरों को बेच रहे हैं तो अपन ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। एवरी इकोनॉमी सीक्स टू इंक्रीज कैपिटल स्टॉक, सारी इकोनॉमी, सारी सरकार, सारे देश अपने पास पैसा इकट्ठा करके रखेंगे। क्यों रखेंगे, अगर कभी भी कोई वॉर की सिचुएशन आ गई और आपको कुछ है ना ऐसे डिफेंस के लिए इक्विपमेंट चाहिए रहेंगे और आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं बन रखे एंड योर आर्मी नीड्स दैट, तो आप दूसरों से लोगे। अगर दूसरों के पास है तो दूसरे तो आपको फ्री में देंगे नहीं, पैसे लगेंगे। तो इसीलिए सरकार जो है एक पैसा, एक स्टॉक जो है अपने पास हमेशा रखती है। जनरेटेड इनकम इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस एस, इनकम यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल्स टू योर इनकम, यानी आपने कितना कंज्यूम किया उसमें से आपने कितना सेव किया, तभी तो आपकी इनकम निकलेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम है 100 रुपये, अब आपने 100 रुपये में से 20 रुपये जो है उसको आपने लगाए सेविंग पे कि 20 रुपये अपन के फ्यूचर यूज़ के लिए अपन रखेंगे, और बाकी के 80 रुपये जो है वो आपने अपने सामान में, कपड़े वगैरह ये सब खरीदने में लगा दिए। तो आपकी टोटल इनकम कितनी थी, 80 रुपये प्लस 20 रुपये इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। इनकम इज ऑलवेज डिनोटेड बाय वाई, ठीक है, वाई जो लेटर है इसको अपन इनकम कहते हैं। द नेक्स्ट इज सेविंग फाइनेंसेस इन्वेस्टमेंट, यानी आप सेव करोगे तभी तो आपके पास इन्वेस्टमेंट में जाएगा, क्योंकि जो कंज्यूम कर रहे हो वो तो कंजम्पशन में ही रहेगा, लेकिन जो सेव कर रहे हो उसी से तो आप और ग्रो करना चाहोगे, इसीलिए आप इन्वेस्ट करोगे। फिर इन्वेस्टमेंट एड्स टू कैपिटल स्टॉक और नीड टू रिड्यूस कंजम्पशन शेयर टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, अगर जितना कम कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा सेव करोगे, तो जितना ज़्यादा सेव करोगे आप उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, और जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा स्टॉक जो है कैपिटल स्टॉक वो बढ़ता जाएगा। ये हो गई इसकी बात। चॉइस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स, प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। प्राइवेट गुड्स वो होते हैं जो इंडिविजुअल्स के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं, उसके अंदर होता है जिसके पास पैसे होंगे वो खरीदेगा, ठीक है, ये होते हैं प्राइवेट गुड्स। कैन बी प्राइस्ड, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन अप्लाइज, use is divisible between different persons, those who don't can't pay are excluded। प्राइवेट यानी आपको उस चीज़ का पैसा देना पड़ेगा, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उधर आपको पूरे पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि वो प्राइवेटली ओन्ड है, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो मत जाओ, वो ये वाली बातें होती है इसके अंदर, ठीक है। जो प्राइवेट है उधर पैसे लगेंगे। फिर है पब्लिक, यानी कि जो चीज़ सरकारी है, जैसे सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे पैसे नहीं लगते, वो वहाँ पे फ्री में आपको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि ना जिसके पास पैसा है वही आएगा या जिसके पास पैसा नहीं है वही आएगा, ये सरकार के द्वारा होती है, ये पब्लिक के द्वारा ना, पब्लिक के वेलफेयर के लिए होती है। कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट अवेलेबिलिटी टू सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स, कैन नॉट बी प्राइस टू डिप्राइव सम पर्सनस, इनडिविजिबल है, और व्हेन कंट्री इज प्रोटेक्टेड एवरी सिटीजन इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट इज
द प्रॉब्लम ऑफ मेरिट गुड्स प्रोडक्शन। अब सबसे पहले मेरिट गुड्स क्या होते हैं, फिर अपन उसकी प्रॉब्लम को जानेंगे। मेरिट गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो हाईली डिज़ायरेबल है सोसाइटी में, जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा लोगों के फेवरेट है, ठीक है, वो होते हैं मेरिट गुड्स। यानी कंजम्पशन बेनिफिट्स बोथ यूज़र एंड नॉन यूज़र्स। एग्जाम्पल एजुकेशन, हेल्थ, मेरिट, यानी इससे जो है आपको आगे फ़ायदा ही मिलेगा, ठीक है, ऐसा सामान, ऐसा चीज़ जिससे आपको आगे फ़ायदा मिलेगा। अगर आप हेल्थ में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी हेल्थ सालों साल अच्छी रहेगी, तो आपको हॉस्पिटल वगैरह का खर्चा नहीं लगेगा। एजुकेशन हो गया, अगर आपकी अच्छी एजुकेशन है तो आप अच्छा पैसा कमाओगे, अच्छी जगह जाओगे नौकरी पे, ठीक है। सोसाइटी मस्ट डिसाइड एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, कितना प्रोड्यूस करना है, उसमें कितना कंज्यूम करना है, ये जो है प्रॉब्लम सोसाइटी को डिसाइड करनी होगी। फिर है पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कितना प्रोडक्शन आप कर सकते हो, कितना प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर रिसोर्स से प्रोड्यूस हो सकता है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, इसको अपन कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कर्व यानी कि जो अपन डायग्राम बनाएंगे वो। अजम्पशंस, इसमें जो बेसिक अजम्पशंस होते हैं वो याद रखोगे तो ये अपन का अच्छे से डायग्राम बन पाएगा। सबसे पहले कंट्री चूजेस बिटवीन ओनली 2 गुड्स, यहाँ पे सिर्फ 2 गुड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया जैसे एलईडी और कंप्यूटर मॉनिटर, ठीक है। ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी आर गिवन, यानी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है। ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, यानी पूरे यूज़ हो रखे हैं, कोई भी वेस्टेज नहीं है। फिर रिसोर्सेज सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स, दोनों के लिए काम आ जाएगा रिसोर्स। नो फैक्टर स्पेसिफिक टू वन गुड ओनली, ठीक है, कोई भी फैक्टर स्पेसिफिक नहीं होगा। एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कंसिडर्ड इन फिजिकल टर्म्स ओनली, सिर्फ फिजिकल वाली बात करेंगे, जो फिजिकल आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ लिया एलईडी और मॉनिटर है, 2 गुड्स है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, कोई उसका वेस्टेज नहीं हुआ, बराबर दोनों का काम हो रहा है और फिजिकल में अपन को दिख रहा है, ठीक है। की कैरेक्टरिस्टिक्स, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कैसा होता है? ये अपन का कर्व है, ये अपन ने ग्राफ बनाया, ठीक है, ये, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट, ये राइट, तो ये जो है कर्व ऐसे आ रहा है, क्योंकि अपन ने जब ऐसे ग्राफ इस पे प्लॉट किया तो ये यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा, तो ये ऐसे करके एक कर्व बन गया। तो ये कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और कॉन्केव टू द ओरिजिन, यानी यही कर्व होता है, ये कॉन्केव होता है, और ये जो होता है ये कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो ये वाला कर्व नहीं बनाना है अपन को, ये वाला कर्व, क्योंकि व्हेन वी आर प्लॉटिंग ना तो ये ऐसा ही कर्व बनेगा एक। यहाँ पे ए बी सी वाले ये जो रिसोर्सेज है ये अपन ने कर दिए, तो ये एक कॉन्केव टू द ओरिजिन बन जाएगा। समझ में आ गया? ईच पॉइंट ऑन कर्व रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, यानी कि इतना पॉसिबल आउटकम था इसका, इतना पॉसिबल आउटकम इसका बन चुका था। पॉइंट्स बिलो कर्व फीजिबल बट नॉट एफिशिएंट, यानी कि ये वाले जो कर्व के अंदर के ये जो पॉइंट्स है, ये वाले कर्व के अंदर आपके पास रिसोर्सेज है लेकिन आपने उनको पूरा यूटिलाइज नहीं किया है। पॉइंट्स बियॉन्ड द कर्व नॉट प्रोड्यूसेबल विद करंट रिसोर्सेज, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये प्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता क्योंकि अपन के पास रिसोर्स ही नहीं है। तो जो एग्जैक्ट इस लाइन पे है, कर्व पे है, वो तो है एग्जैक्ट अपन ने कितना यूज़ किया, कितना अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं, और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है हुआ है। अंदर जो है वो अंडर यूटिलाइजेशन है और बाहर जो है रिसोर्स ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन पीपीसी बी अ स्ट्रेट लाइन? तो इसका आंसर है येस। देखो सारे जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली अपन उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने पास इतना रिसोर्स है कि उनको इक्वल और एफिशिएंट तरीके से करें। बट टिपिकल कॉन्केव कर्व PPC curve is concave based on realistic assumption that resources are not equally efficient। ये क्या कह रहा है कि जब अपन असली की बात करते हैं ना तो PPC कर्व अपन का कॉन्केव ही बनता है, क्योंकि हर एक रिसोर्स बराबर से यूटिलाइज हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर अपन हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखें तो हाँ, अगर आपको दोनों बराबर चाहिए तो आप बराबर बना सकते हो, यूज़ एफिशिएंट कर सकते हो। अब कैन PPC कर्व शिफ्ट? एक राइटवर्ड शिफ्ट, एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट यानी कि आपने क्या बढ़ाया है, लेबर, कैपिटल और
टेक्नोलॉजी, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट यानी कि आपने क्या बढ़ाया है, पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन फॉल हुई है और पैसा भी जो है वो प्राइस, वो कैपिटल जो है वो कम हुआ है। ठीक है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये अपन के कर्व है। ठीक है, ये इधर इनकम है। ठीक है, ये अपन इधर इनकम लिख देते हैं, और इधर जो है अपन के पास लेबर है। ठीक है, लेबर, अब लेबर इंक्रीज हुआ, ये अपन का ग्राफ अपने बनाया, इनकम इतनी है लेकिन लेबर जो है ये इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये बना, इधर यही पे सेम है अपन का, ये वाला, ये इनकम है और ये है लेबर। अब जो है अपन की इनकम इंक्रीज, इनकम जो है वो कम हो गई, कैपिटल डिस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कम हो गया, ये यहाँ पे आ गया, पहले वाला कर्व ऊपर था, अभी वाला यहाँ है, तो ये हो गया राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन इन मिक्स्ड इकोनॉमी, एक मिक्स्ड इकोनॉमी यानी जैसे कि इंडिया। ठीक है, सम डिसीजंस लेफ्ट टू मार्केट फोर्सेस, कुछ मार्केट फोर्सेस बनेगी, कुछ गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, कुछ एरियाज है जो स्ट्रिक्टली सिलेक्टेड है सरकार के लिए, और गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से उसके ऊपर टैक्सेस, सब्सिडीज, प्राइस वगैरह चेंजेस वो उनके ऊपर लगाएगी। लेबर वेलफेयर जो है वो इम्प्लीमेंट होगा और इनक्रेज किया जाएगा बैकवर्ड क्लासेस को, जैसे वो एमएसएमई वगैरह और अपन ने जो पढ़े उनको जो है अपन और बूस्ट करेंगे। ठीक है, एंड एम्स फॉर बैलेंस्ड इकोनॉमी डेवलपमेंट। फिर है इकोनॉमिक मेथोडोलॉजी एंड इकोनॉमिक लॉज। इकोनॉमिक मेथोडोलॉजी क्या होती है, जिसके अंदर ज़्यादा अजम्पशन, रीजनिंग टाइप्स, एक्सप्लेनेशन फॉर्म्स। ठीक है, ये तो होती है मेथोडोलॉजी। एक होती है लॉज, जिसके अंदर मोर आपका क्या पार्ट है, सोशल लॉज। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ रीजनिंग, जो अपन ने बोला था इकोनॉमिक मेथोडोलॉजी में है उसकी रीजनिंग। पहली है डिडक्टिव रीजनिंग, दूसरी है इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव यानी कॉजेज और कंडीशन स्पेसिफाइड एंड इकोनॉमिक यूनिट्स एक्सपेक्ट टू बिहेव रैशनली। रैशनली यानी बहुत सोच समझ के, ठीक है, जिसमें फ़ायदा हो, वो होता है रैशनली। आउटकम प्रिडिक्टेबल इफ एज्यूम्ड इफ एजम्पशंस सेटिस्फाइड। फिर है जनरलाइजेशन स्टेटेड, इंडिविजुअल एक्टिविटीज एक्सपेक्टेड टू कंफर्म। एग्जाम्पल, लॉ ऑफ डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड वेरीज इनवर्सली विद प्राइस सेट्रस पैरिबस, यानी वाइस वर्सा। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग यानी अगर किसी चीज़ में ना राइज हो रहा है, किसी का प्राइस राइज हो रहा है तो किसी की डिमांड कम होगी, या फिर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज होगी, ये होती है डिडक्टिव रीजनिंग। फिर होती है इंडक्टिव रीजनिंग, जैसे कि इसके अंदर जो है फैमिली इनकम अगर राइज हो रही है तो उनकी जो नेसेसिटी में आपने जो इंक्रीज देखा होगा, डिक्रीज देखा होगा, उसको अपन कहते हैं इंडक्टिव। ठीक है, यानी कि कलेक्ट एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऑन बिहेवियर अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड एम्पेरिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड, जनरलाइजेशन वर्कड आउट। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी बराबर। ठीक है, जिस चीज़ को अपन बराबर कहते हैं उसको अपन कहते हैं इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ रेस्ट,
पोजीशन विद नो इंसेंटिव और अपॉर्चुनिटी टू मूव, ठीक है। फिर है अपन के इसके अंदर आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बिजनेस फर्म इन इक्विलिब्रियम एंड रिसोर्स ओनर इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी एक्सपेंडिचर यील्ड्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, नो मूव कैन इंक्रीज सेटिस्फैक्शन, यानी कि किस चीज़ में कितना एक्सपेंडिचर करने के बाद में कंज्यूमर को जो है सेटिस्फैक्शन मिला, जितना उसने प्राइस पे किया था उसके बराबर उसको सेटिस्फैक्शन मिला, उसको अपन कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फिर होता है बिजनेस रिसोर्स फर्म इक्विलिब्रियम, यानी कि बिजनेस ने जितना अपना रिसोर्स लगाया, जितनी मेहनत लगाई है, उस हिसाब से उसको कितना प्रॉफिट हुआ, उसको अपन कहते हैं बिजनेस इक्विलिब्रियम। फिर है रिसोर्स ओनर इक्विलिब्रियम, यानी कि रिसोर्सेज जो है उनको किस हिसाब से सही तरीके से लगाया गया, ठीक है, वो होता है रिसोर्स ओनर इक्विलिब्रियम। फिर है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम, जिससे इकोनॉमी का जो लेवल है वो इकोनॉमी का एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बराबर होता है, वो हो गया इकोनॉमी इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम एनालिसिस, पार्शियल और जनरल। पार्शियल यानी सिंगल मार्केट और जनरल यानी सारे मार्केट। अब इकोनॉमिक्स दो टाइप की होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स यानी जो फैक्ट है, जो कुछ भी है वो सब एक फैक्ट है, उसको बदला नहीं जा सकता, हर एक चीज़ सत्य है, वो है पॉजिटिव। नॉर्मेटिव यानी आप अपने सजेशन दे रहे हो, किसी ने मांगा नहीं, वो भी आप दे रहे हो सजेशंस, ये हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का फोकस होता है फॉर्म्युलेटिंग लॉज, जो सच है, फैक्ट्स बताना, ठीक है। और नॉर्मेटिव का मतलब क्या मतलब होता है कि आप क्या कर सकते हो, अगर आप ये करते तो आपके पास ये होता, ये हो गया नॉर्मेटिव। फिर पॉजिटिव ओनली टेल्स अस व्हाट एग्जिस्ट, जो है वही है। नॉर्मेटिव आपको और बता रहा है ये पॉलिसी बना लोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का जजमेंट, नो वैल्यू जजमेंट, नॉर्मेटिव रिक्वायर्स वैल्यू जजमेंट। एग्जाम्पल पॉजिटिव का, इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइस लीड्स टू फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, और नॉर्मेटिव का है गवर्नमेंट शुड कट पेट्रोल कंजम्पशन, ठीक है, समझ गए ना, ये तो इजी था। फिर है माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो यानी इंडिविजुअल, मैक्रो यानी लार्ज। माइक्रो में मतलब सिंगल एंटिटी, सिंगल फर्म, सिंगल इंडिविजुअल, मतलब प्राइस ये होता है माइक्रो के अंदर। मैक्रो के अंदर होता है नेशनल इनकम, जनरल प्राइस, एम्प्लॉयमेंट वगैरह ये सब। एग्जाम्पल डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइस ऑफ एंड कंज्यूमर बिहेवियर, और इसका एग्जाम्पल है टोटल सेविंग और इंटरसेक्टोरल फ्लोज। मेटाफर 5 ब्लाइंड मैन स्टडिंग एलिफेंट पार्ट्स, और क्या नाम है मैक्रो के अंदर व्यूइंग एंटायर एलिफेंट। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग इंडिविजुअल्स को स्टडी करना इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड स्टडिंग दैट कंप्लीट थिंग इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टॉक वर्सेस फ्लो। स्टॉक यानी एक चीज़ ऐसी जो है अपने पास, ठीक है। वेल्थ, अगर अपन देखें ना, एक होते हैं रिच, एक होते हैं वेल्दी। रिच यानी उनके पास अभी पैसा है, वेल्दी यानी सालों से, तो सालों से क्या है, वो स्टॉक पर है उनके पास पैसों का, तो वो है स्टॉक। स्टॉक इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, इस पॉइंट पे अपने पास कितने पैसे हैं, वो स्टॉक है। वेरिएबल, मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में अपन क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, ठीक है। और P&L में क्या लिखते हैं, फॉर द पीरियड ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है, किस पीरियड के हिसाब का है, वो हो गया फ्लो वेरिएबल। तो बैलेंस शीट से समझेंगे, बैलेंस शीट क्या है, स्टॉक, और P&L क्या है, फ्लो वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक मॉडल और डायनेमिक मॉडल क्या होता है। स्टैटिक के अंदर होता है जिसके अंदर कोई भी टाइम एंट्री नहीं होती है, और डायनेमिक के अंदर होता है टाइम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अपन आ चुके हैं यूनिट 2 पे, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड यानी कि आपकी क्या डिज़ायर है, ठीक है। सबसे पहले जो है अपन ये देखते हैं कि डिज़ायर, वांट और डिमांड में डिफरेंस क्या है। डिज़ायर है काश मेरे पास ये सामान होता, ठीक है। वांट है मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, और डिमांड है कि ये तो मेरे को अब इस प्राइस पे तो आई वांट इट,
ये मुझे अब इसकी ज़रूरत है, ठीक है, यू आर डिमांडिंग इट। अब 3 important points about quantity demanded. Quantity demanded is desired purchase, not the actual purchase. Always measured as flow, only meaningful at given price. Example है, demand for oranges 10 units per week at rupees 100 per dozen is complete meaningful statement. Determinants of demand. Demand किस चीज़ पे डिपेंड करती है? सबसे पहले होता है इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड, ठीक है, और फिर मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड में ये अपन उसका फंक्शन है जिसके अंदर डिमांड के अंदर अपन ये डाल रहे हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, dx is the demand quantity demanded, px is the price of the commodity x, फिर py is the price of the substituted commodity, pz, ठीक है, ये जो pz लिखा है ये, ठीक है, ये है प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट कमोडिटी, t जो है ये टेस्ट ऑफ कंज्यूमर है, और m जो है इसके अंदर वो है इनकम, ठीक है, इनकम को आप y से भी कर सकते हो, तो ये वो, ठीक है। अब प्राइस ऑफ द कमोडिटी कैसे डिमांड करती है? जितनी इनका प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, ये अपन प्राइस, ठीक है, जितनी भी प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी, क्योंकि प्राइस बढ़ गई है तो लोग सामान नहीं खरीदेंगे, ठीक है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड। नॉर्मल गुड यानी ऐसे गुड्स जो अच्छी क्वालिटी के हैं और जो सब यूज़ करते हैं, इन्फीरियर गुड्स जो ज़्यादातर जो है वो गरीब लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल गुड्स की बात करें तो अगर अपन की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी अपन उसकी इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि अच्छी क्वालिटी का है। वहीं पे इन्फीरियर गुड्स के लिए इनकम ना इंक्रीज़ होगी तो डिमांड घटेगी क्योंकि अपन की इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, तो अपन ख़राब खाना क्यों खाएंगे, ख़राब चीज़ क्यों लेंगे, तो वो अपन की जो डिमांड तो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। वहीं पे कॉम्प्लीमेंट्स एंड सब्सटीट्यूट्स गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्स यानी जिसकी इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, ठीक है। अगर जैसे कार और पेट्रोल, ये हो गई इनकी इन्वर्स रिलेशनशिप। सब्सटीट्यूट्स यानी अगर कोई चाय पीता है और चाय नहीं है तो वो कॉफ़ी भी पी सकता है, अगर कॉफ़ी नहीं है तो वो चाय भी पी सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। समझ गए? फिर है टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। अगर टेस्ट जो है वो डेवलप हो गया तो डिमांड बढ़ेगी। टेस्ट ख़राब हो गया लोगों का, अभी ख़राब कपड़े, ख़राब चीज़ें ले रहे हैं तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। सीजनल भी होता है, सर्दियों में जो है अपन ज़्यादा गर्म चीज़ें खाना प्रेफर करते हैं, गर्म चीज़ पहनना प्रेफर करते हैं सर्दियों, और सेम वाइस वर्सा गर्मियों में अपन ठंडे कपड़े, ठंडी चीज़ें वगैरह और ये सब अपन प्रेफर करते हैं। मार्केट डिमांड्स, ठीक है, इंडिविजुअल मार्केट मार्केट डिमांड डिटर्मिनेंट। पहले अपन ने इंडिविजुअल का पढ़ा था, अब अपन जो है पूरे मार्केट का जो है वो पढ़ते हैं। साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन। साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन के अंदर क्या आता है कि आपकी पॉपुलेशन किस हिसाब की है, ठीक है। अगर आपकी पॉपुलेशन में ज़्यादा जो है बूढ़े लोग हैं और आप जो है क्या प्रोड्यूस करते हो, आप टॉय मैन्युफैक्चरर हो, लेकिन आपकी पॉपुलेशन में कौन ज़्यादा है, बूढ़े लोग हैं, तो अगर बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो टॉयज़ की डिमांड कहाँ होगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई पॉपुलेशन। फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। लार्जर शेयर टू रिच, लग्जरी गुड्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज रहेगी। अगर आप गरीबों के लिए कर रहे हो और गरीबों का कम प्राइस का सामान बढ़ा रहे हो तो उसकी डिमांड इंक्रीज रहेगी, ठीक है। फिर है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, यानी कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड जो है वो घटेगी। इसको अपन डायग्रामेटिकली शो करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले प्राइस, ये अपन इधर एक कर्व बना दिया, ठीक है, ये अपना एक ग्राफ है। इधर जो ये प्राइस है, प्राइस, और इधर जो है ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है। 100, 200, 300,
400, ठीक है। यहाँ पे 3, 8, 12 एंड 15। जब प्राइस जो थी वो 100 रुपये थी तो अपन कितना डिमांड ले रहे थे? 15, ठीक है। जैसे ही प्राइस 200 हुई, बढ़ गई, तो अपन ने अपनी डिमांड जो है वो कम कर दी और अपन आ गए 12 पे। जैसे ही प्राइस 300 हुई, अपन और भी कम आ गए 8 पे, और जैसे प्राइस और बढ़ी 400 पे आई, अपन और कम हो गए, ठीक है। डिमांड कर्व, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स प्राइस, ये जो है एक्स एक्सिस है ये प्राइस है, और वाई एक्सिस जो है ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है। स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी ऐसे आया ये कर्व, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है ये डिमांड डिक्रीज हुई है। एंड कैन बी अ स्ट्रेट लाइन और कर्व, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो बन रही है यहाँ से, इसीलिए, ठीक है। मार्केट डिमांड कर्व, हॉरिजॉन्टल सिमुलेशन समेशन ऑफ मार्केट डिमांड कर्व, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, ठीक है। सारे डिमांड कर्व्स का एक वो होता है मार्केट डिमांड कर्व। अब सवाल ये है कि मार्केट ये डिमांड जो कर्व है ये नीचे क्यों जाता है, इसका इफेक्ट अपन ये पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि अगर जो सब्स्टिट्यूट्स है, ठीक है, उनका प्राइस जो है फॉल होगा। जैसे सब्स्टिट्यूट्स कौन हो गए? यहाँ पे अपन हो गए टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। अब टी की प्राइसेस जो है वो राइज हो गई, तो टी की डिमांड कम हो गई, लेकिन क्योंकि टी की प्राइस बढ़ गई है तो डिमांड टी की कम हो गई, लेकिन कॉफ़ी की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि टी की प्राइस में बढ़ावा आया तो लोग कॉफ़ी पे स्विच कर गए, ठीक है। इनकम इफेक्ट, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स ये अपन पढ़ चुके हैं, यानी कि अगर नॉर्मल गुड्स आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो आप इन्फीरियर गुड्स नहीं खरीदोगे तो उनकी डिमांड घटेगी। अब ये प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट क्या होता है? पीई एंड इज इक्वल्स टू एस ई प्लस आई ई, यानी एस ई प्लस पॉजिटिव आई ई, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज टू नॉर्मल कमोडिटीज, ठीक है, एंड एस ई प्लस माइनस आई ई इज इक्वल्स टू लॉ ऑफ डिमांड इज ऑफ इंफीरियर गुड्स, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई टू गिवन गुड्स। गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बहुत ही ना ऐसे क्वालिटी के होते हैं जो ज़्यादा ना लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे, लेकिन जिसके पास पैसा है वो भी यूज़ करते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? जब डिमांड जो है किससे चेंज होती है? प्राइस से। जब इसकी प्राइस में जब चेंजेस आते हैं तब होती है क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज। और चेंज इन डिमांड क्या होता है? जब प्राइस के अलावा पॉपुलेशन, साइज, टेस्ट, प्रेफरेंस, ये सब में अगर चेंज होता है तो वो चेंज इन डिमांड होता है। क्वांटिटी डिमांडेड यानी डिमांड सेम चीज़ की लेकिन अब वो कम क्वांटिटी में। तो अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो क्वांटिटी जो है वो आप ज़्यादा ले लोगे सेम चीज़ की, लेकिन अगर आपके पास पैसे कम है तो आप उस चीज़ की क्वांटिटी कम कर दोगे। बट चेंज इन डिमांड यानी कि आपके पास पैसे भी बढ़ गए हैं, आपके अब जो है वो डिमांड्स भी है वो चेंज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप बूढ़े हो गए हो, अब आपको जेंजी कपड़े आप नहीं पहनते हो, ठीक है, तो ये हो गई आपकी पूरी डिमांड ही बदल गई। अब आपको पूरा ही एक शिफ्ट लेना पड़ेगा, तो वो है चेंज इन डिमांड, ठीक है। इसके अंदर जो है मूवमेंट होता है अलोंग द कर्व, ये जो कर्व है इसके इधर ही मूवमेंट होता है, बट
चेंज इन डिमांड के अंदर पूरी, क्योंकि डिमांड ही जो है वो बदल जाती है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर अगर प्राइस जो है वो कम हो रही है तो क्वांटिटी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी और मूवमेंट जो होगा ऊपर के साइड में जाएगा, और वहीं पे अगर प्राइस की जो रेट है वो फॉल हो गई और क्वांटिटी की डिमांड भी है वो भी जो है वो फॉल हो गई तो मूवमेंट अप को जाएगा, इधर डाउन को जाएगा उधर अप जाएगा। चेंज इन डिमांड में क्या है, पूरा ही शिफ्ट हो जाएगा इधर से ऐसे, ठीक है। अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो चेंज करना हो जाता है शिफ्ट। पहला है राइज इन इनकम, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो ये कर्व यहाँ जाएगा और इनकम डिक्रीज होगी तो कर्व यहाँ जाएगा। सेम टू सेम सब्स्टिट्यूट की जो है इंक्रीज होगा तो राइट में जाएगा, डिक्रीज होगा तो लेफ्ट में जाएगा। कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हुआ है तो भी राइट में, डिसलाइक हुआ है तो भी तो लेफ्ट में। अब अपन आते हैं सप्लाई के ऊपर। सप्लाई यानी कि जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो अपना माल सप्लाई कर रहा है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस पर यूनिट ऑफ टाइम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई इंडिकेट्स ऑफर्ड क्वांटिटीज। सप्लाई के अंदर आप जो है आप ही सप्लायर हो, ठीक है। अब आपको एज अ प्रोडक्शन मैनेजर आपको ऐसा मैन्युफैक्चरर देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या चीज़ फ़ायदे में है और क्या चीज़ फ़ायदे में नहीं है। सप्लाई स्टेटेड विद रेफरेंस टू प्राइस, ठीक है, और सप्लाई इज़ फ्लो, क्योंकि इट हैज़ टू बी चेंज ना, वो हर टाइम आपको उस पीरियड ऑफ टाइम पे आपको मेजर करना पड़ेगा, इसीलिए सप्लाई जो है वो एक फ्लो फैक्टर है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, प्राइस ऑफ द कमोडिटी सप्लाइड, प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गोल्स ऑफ प्रोड्यूसर। प्राइस ऑफ द कमोडिटी सप्लाइड यानी जितनी हाई प्राइस होगी उतनी ज़्यादा उसकी अपन को सप्लाई करनी है, क्योंकि कोई चीज़ अगर कोई इंसान महंगी होने के बावजूद भी खरीद रहा है तो अपन का क्या फ़र्ज़ बनता है, उसको और बनाए ताकि अपन और प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। फिर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि अगर बहुत ज़्यादा लेबर महंगी हो गई है तो आपको सप्लाई कम करनी पड़ेगी क्योंकि वो भी बहुत महंगी पड़ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। जो अदर गुड्स है अगर उनकी प्राइस ज़्यादा, उनको ज़्यादा लोग पसंद करने लगे तो आप वो बनाओगे, ठीक है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव हुई है तो कॉस्ट लोअर होगी और आपका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगा, वाइस वर्सा। गोल ऑफ प्रोड्यूसर इज़ टू मेक गुड प्रॉफिट्स, इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन एंड सप्लाई डिसीजंस। बनाते हैं सप्लाई फंक्शन पे, ठीक है। सप्लाई फंक्शन में क्या क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी और गोल ऑफ प्रोड्यूसर। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, जिसके अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में, अपन यहाँ से समझते हैं, ठीक है। ये अपन का है सप्लाई कर्व, इधर फिर से प्राइस और इधर क्वांटिटी सप्लाइड QS, ठीक है। अब प्राइस है 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 एंड 6। क्वांटिटी सप्लाइड है 25 40 50 70। जब 2 रुपये था तो अपन का प्रोडक्शन के प्राइस कितना 2 रुपये का था, तो अपन ने क्या सप्लाई किया 25 का माल। प्राइस बढ़ा अपन ने और क्वांटिटी बढ़ाई, फिर प्राइस बढ़ा अपन ने और क्वांटिटी बनाई, फिर प्राइस बढ़ा अपन ने और क्वांटिटी बनाई। तो आप देखोगे इसका ये जो कर्व का ये जो है ये अपवर्ड जाता है, यानी सप्लाई जो है ये अपवर्ड जाती है, ठीक है। हायर प्राइस हायर क्वांटिटी सप्लाइड, एक्स एक्सेस पे प्राइस आती है, सॉरी वाई एक्सेस पे प्राइस आती है, एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी सप्लाइड आती है। अपवर्ड स्लोप होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड कैन बी कॉन्वेक्स ऑल्सो। कॉन्वेक्स यानी ये, कॉनकेव होता है ये, कॉन्वेक्स होता है ये, ठीक है। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, नॉन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। फर्म में एम टू मैक्सिमाइज सेल्स
sell larger quantities even if prices are unchanged, and multi-product firm may maximize total profit. Factor other than price not constant, price of other commodities rise तो क्वांटिटी सप्लाइड may fall, एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस तो उससे भी प्राइस के अंदर चेंज आ सकते हैं. अब चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. चेंज इन सप्लाई क्या होता है, जब पूरी ही सप्लाई अपन को बदलनी पड़ती है, और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड यानी अपन की सप्लाई की जो है क्वांटिटी जो है वो अपन को कम करनी है या ज़्यादा करनी है. ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई में क्या होता है, अगर प्राइस क्वांटिटी अगर डिमांड भी है क्वांटिटी सप्लाइड भी है तो उसका चेंज फैक्टर क्या है, प्राइस. ठीक है, प्राइस बढ़ेगी प्राइस घटेगी तभी तो काम होगा अपना. अगर प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ेगी और क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, और वहीं पे अगर प्राइस गिर गया तो सप्लाई भी अपन कम कर देंगे. ठीक है, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, जो ये सप्लाई कर्व है इसके अंदर ये मूवमेंट होगा. ठीक है, और इसके अंदर चेंज इन सप्लाई के अंदर द एंटायर कर्व विल शिफ्ट. ठीक है, फैक्टर्स दैट कॉज द शिफ्ट, चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़. अगर कोई कमोडिटी है उसका प्राइस जो डिक्रीज़ हो गया है तो आप दूसरी की सप्लाई अपनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ कर दोगे, और अगर प्राइस इंक्रीज़ हो गया है तो आप सप्लाईज डिक्रीज़ कर दोगे. ठीक है, चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर महंगा हो गया है तो सप्लाई कम, अगर कम हो गया सस्ता हो गया तो सप्लाई ज़्यादा. चेंज इन टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव हुई है तो आपके पास को पैसे कम लगेंगे तो आप इम्प्रूव कर पाओगे और सप्लाई कर पाओगे. सेम वाइस वर्सा, अगर कोई सरकार की कोई पॉलिसी वगैरह कोई उसका चेंज है तो उससे आपका अफेक्ट होगा. मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड पे क्या असर पड़ेगा अगर उसके अंदर प्राइस में कुछ चेंज हुआ या फिर किसी और चीज़ में कुछ चेंज हुआ तो. ठीक है, कोई भी अगर स्मॉल चेंज भी हुआ है प्राइस में तो उसका डिमांड क्वांटिटी डिमांड पे क्या असर पड़ता है, उसको अपन कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब इसके अंदर दो मेथड आते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी. पॉइंट इलास्टिसिटी क्या क्या मतलब होता है, ये होता है जो भी कोई छोटे चेंजेस आए हैं प्राइस के अंदर. ठीक है, और आर्क इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, कोई लार्ज चेंज आया. तो स्मॉल चेंजेस के लिए पॉइंट इलास्टिसिटी और लार्ज चेंजेस ऑफ प्राइस के अंदर आर्क इलास्टिसिटी. अब पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड है और नीचे ये प्राइस है. ठीक है, अब इसके इधर ये जो है ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है. ठीक है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है. इसको जो है ये डेल्टा जो है इसको अपन कहते हैं चेंज. दिस इज नोन एज चेंज. ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू P1 प्लस P2 एंड Q1 प्लस Q2. P1 और Q1 क्या है, पहले वाली प्राइस, और P2 और Q2 है ये दूसरी वाली प्राइस. ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं अपन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड के ऊपर. ठीक है, सबसे पहले आता है परफेक्टली इलास्टिक, यानी आपकी कोई चेंज नहीं हुआ है क्वांटिटी में, अगर प्राइस में भी कोई चेंज हुआ है तो भी आपकी क्वांटिटी पे कोई असर नहीं पड़ा है, कोई भी असर नहीं पड़ा है. फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी कोई बेसिक नेसेसिटी ले लो, दूध ले लो. ठीक है, अगर अब दूध की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी तो क्या होगा, दूध तो लोग वैसे ही यूज़ करते रहेंगे. दूध नहीं तो फॉर एग्जांपल आप पानी ले लो, जो बेसिक नेसेसिटी होती है पानी. अगर बिजली ना पानी का बिल आता है जैसे घर पे, तो पानी का बिल ज़्यादा आए चाहे कम आए ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, क्योंकि पानी इज़ अ बेसिक नेसेसिटी, तो उसके अंदर पानी की डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा. फिर है इन इलास्टिक, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज़ लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस बढ़ी नो डाउट, बट जो डिमांड है वो भी कम हुई लेकिन उतनी नहीं जितनी उसको होनी चाहिए थी, इसीलिए वो है इन इलास्टिक, क्योंकि आपके दूसरे भी सब्स्टिट्यूट गुड्स वगैरह और थोड़े अवेलेबल थे इसलिए. ठीक है, फिर है यूनिट इलास्टिक, यानी कि जितना चेंज हुआ प्राइस में उतना का उतना डिमांड में भी चेंज आया. फिर है इलास्टिक, यानी कि जो क्वांटिटी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया,
प्राइस तो इतनी ही कम हुई थी थोड़ी सी, लेकिन क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। फिर है परफेक्टली इलास्टिक, यानी इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी विद टाइनी चेंज इन प्राइस, यानी कि बहुत सारा चेंज आ गया, बहुत सारा, इतना तो किसी ने सोचा नहीं था, उतना चेंज आ गया क्वांटिटी में। और प्राइस कितनी कम हुई थी, बस 1 रुपये से बढ़ के 1.5 हुई थी, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिल गया। फिर है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, किन किन वजह से प्राइस जो है वो चेंज होती है, फ्लक्चुएट हो जाती है, और क्या क्या उनका असर पड़ता है। सबसे पहले, अगर मोर क्लोज सब्सटीट्यूट्स है, अगर बहुत ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स है, सब्सटीट्यूट्स यानी किसी दूसरे की जगह कुछ और आपके पास अवेलेबल है, उसको अपन कहते हैं सब्सटीट्यूट। तो अगर ज़्यादा सब्सटीट्यूट है तो जो इलास्टिसिटी होगी डिमांड की वो बढ़ जाएगी। ठीक है। टी एंड कॉफ़ी, टी इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर कॉफ़ी एंड कॉफ़ी इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर टी। तो टी एंड कॉफ़ी, अगर टी की प्राइस में बढ़ाई आना हो जाएगी तो इसकी डिमांड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है कॉफ़ी पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूअर सब्सटीट्यूट्स। फ्यूअर सब्सटीट्यूट में क्या है, कम सब्सटीट्यूट्स है तो कम इलास्टिसिटी होगी। ठीक है। देन नेचर ऑफ कमोडिटी, नेसेसिटी, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक, यानी कोई चेंज नहीं आएगा। लग्जरीज, तो उसकी डिमांड आएगी इलास्टिक, चेंज आएगा लेकिन ज़्यादा नहीं, प्राइस में जितना चेंज आया उतना उतना उसमें भी चेंज आ जाएगा। कंफर्ट में इंटरमीडिएट इलास्टिसिटी, यानी बीच की इलास्टिसिटी। फिर प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, अगर स्मॉल प्रपोर्शन है जैसे नमक पानी वगैरह और ये चाहिए तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन कोई ज़्यादा चेंज आया तो आप अपने आप को अपग्रेड करोगे तो उसके लिए अपन ये इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। फिर नंबर ऑफ़ यूजेस, मल्टीपल यूजेस है, बहुत सारे यूजेस है तो इलास्टिक, बहुत कम यूजेस है तो लेस इलास्टिक। टाइम पीरियड, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन है तो जैसे हैबिट्स, ऑल्टरनेटिव्स नहीं मिल पाते, छोटी इन चीज़ों में नहीं मिल पाएंगे तो ये लेस इलास्टिक है। लॉन्ग रन में मोर इलास्टिक है। पोस्टपोनेबिलिटी ऑफ यूज़, कोई चीज़ जल्दी पोस्टपोन की जा सकती है तो उसकी डिमांड इलास्टिक है, नहीं की जा सकती तो वो इन इलास्टिक है। अब सेम टू सेम डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अगर पेरिशेबल गुड्स यानी जो गुड्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो उनकी इलास्टिसिटी क्या है, लेस है। और ड्यूरेबल, जो ज़्यादा चलते हैं उनकी इलास्टिसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा चलेंगे। टाइम पीरियड, अगर फिक्स्ड सप्लाई है तो इनइलास्टिक रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। एडजस्टेबल है तो एडजस्ट किया जा सकता है, अगर बहुत ज़्यादा चेंज किया जा सकता है तो फिर वो ज़्यादा इलास्टिक है। फिर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर बराबर ही कॉस्ट चल रही है तो मोर इलास्टिक हो जाएगा, अगर कॉस्ट बढ़ गई तो आपको भी तो अपना सप्लाई कम करना पड़ेगा ना थोड़ा, तो इसलिए लेस इलास्टिक। फिर है सिंपल प्रोसेस एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सिंपल प्रोसेस ज़्यादा इलास्टिक है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लेस इलास्टिक है, क्योंकि आप कम चेंजेस उसमें प्रेफर करोगे, ज़्यादा मेहनत लग जाएगी नहीं तो उसमें। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इजीली अवेलेबल है तो इलास्टिक है, नहीं है तो लेस इलास्टिक है। रिस्क ज़्यादा है तो मोर इलास्टिक, रिस्क कम है तो लेस इलास्टिक। अपन आ चुके हैं अपन यूनिट 3 पे, डिमांड एंड सप्लाई इन प्रैक्टिस। जो अपन ने सेम टू सेम चीज़ें जो ऊपर पढ़ी, यही सेम टू सेम चीज़ें जो है इसमें नीचे आएगी, बट अब इसके अंदर अपन जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह और ये सब करेंगे। सबसे पहले मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब डिमांड जो होती है वो सप्लाई के बराबर होती है। समझ रहे हो, ये जो पॉइंट है ये है मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ये सप्लाई का कर्व है, ये डिमांड का कर्व है, और ये जो बीच में जो पॉइंट है इसको अपन क्या कहते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम। कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए मार्केट इक्विलिब्रियम की, डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई होना चाहिए, पहला पॉइंट। नो टेंडेंसी फॉर चेंज इन प्राइस टू चेंज, प्राइस का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एंड मार्केट क्लियर्स, ना कोई डिमांड बची है ना कोई सप्लाई, पूरा जो है ये बराबर है।
अब इसको अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, ये कर्व है, इक्विलिब्रियम प्राइस P ऑन y एक्सिस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। ये क्वांटिटी है x एक्सिस पे, ये y है। इधर क्या आएगा, इधर प्राइस आएगी, इधर क्या आएगा, इधर प्राइस आएगी, और इधर क्या आएगी, इधर क्वांटिटी। ठीक है, और जो इंटरसेक्शन है ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम, क्या क्या चेंज, कैसे कैसे चेंज होता है। इंक्रीज इन डिमांड, सबसे पहले जो डिमांड जो है वो बढ़ेगी। अब डिमांड कैसे बढ़ती है, जब प्राइस जो है वो कम होती है। ठीक है, ये अपन का ग्राफ है, इधर प्राइस आती है, इधर क्वांटिटी आती है। अब डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट, ये है डिमांड। डिमांड एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ठीक है, सप्लाई बिल्कुल बराबर है, ये अपन का ये एग्जांपल है। सप्लाई इसके अंदर बिल्कुल कांस्टेंट है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं है। इधर अपन लिख देते हैं 10 रुपये, इधर प्राइस है, और इधर क्वांटिटी ऑफ वीट। ठीक है, जब 10 रुपये की थी तो कितनी हुई, 15 हो गई। जैसे ही 5 रुपये की हुई तो कितनी हो गई, 20। तो इसमें क्या हुआ, इंक्रीज इन डिमांड हुई, क्योंकि प्राइस जो है वो कम हुई। इधर 5, इधर 10, इधर 15 और इधर 20। ठीक है, अब ये 5 इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये अपन के दो चीज़ें बन गई। अब ये इधर था कर्व, ये इधर ऐसे बनी लाइन। अब अपन के और चेंज आ गया, तो जैसे ही डिमांड इंक्रीज होगी तो वो यहाँ चली जाएगी। समझ रहे हो, जैसे ही प्राइस जो है वो 3 रुपये हो गई और क्वांटिटी जो है वो 25 रुपये हो गई, तो ये जो कर्व है वो यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये क्या हुआ, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो क्वांटिटी सप्लाईज इंक्रीजेज, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम प्राइस हायर क्वांटिटी। फिर है डिक्रीज इन डिमांड, फिर है डिक्रीज इन डिमांड। तो जैसे कम होगी वो जो है कर्व लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर कर्व था, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर इंक्रीज इन सप्लाई, ये सप्लाई का कर्व होता है। फिर है इंक्रीज इन सप्लाई, ये सप्लाई का कर्व है। सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट, इसके अंदर डिमांड जो है वो बराबर है, इसके अंदर भी प्राइस एंड क्वांटिटी। पहले 10 रुपये में बन रहा था, अब 20 रुपये में बन रहा है, तो क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। पहले 10 रुपये में अपन 20 यूनिट बनाते थे, अब अपन 20 रुपये में 40 यूनिट बनाते हैं। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 40। ठीक है, 10 पे था, अपन 20 बनाते हैं। जैसे ही 20 पे आया अपन 40 पे आ गए, ये जो है अपन की इधर शिफ्ट हो गई। अब जैसे ही प्राइस 40 हो जाएगी अपन 60 पे आ जाएंगे, तो ये जो है ये शिफ्ट हो गया, तो ये होगी अपन की राइटवर्ड शिफ्ट। सेम वैसे ही अगर कम हो जाएगी, यहाँ पे आ गई, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, अब अपन आते हैं प्राइस कंट्रोल पे। प्राइस कंट्रोल में क्या आता है, सबसे पहले प्राइस सीलिंग, यानी कि मैक्सिमम प्राइस जो सेट करती है गवर्नमेंट ही। ठीक है, सीलिंग यानी जो टॉप छत। ठीक है, तो प्राइस सीलिंग यानी जो ऐसी प्राइस जो उस छत से नीचे है, उस टॉप से नीचे है, और मैक्सिमम जो आप कर सकते हो वो जो टॉप बनाया हुआ है, वो जो सीलिंग बनाई हुई है, वहाँ तक वो जा सकती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, लीगल मैक्सिमम प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होता है, क्रिएट्स एक्सेस डिमांड, शॉर्टेज हो सकती है इससे, जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो कम हो जाती है और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, may lead to rationing systems,
ब्लैक मार्केट्स, लॉन्ग क्यूज एंड क्वालिटी डिटोरिएशन, क्योंकि अगर कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जैसे ही वो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर उस चीज़ की सप्लाई कम हो जाएगी, और जैसे सप्लाई कम होगी तो फिर वो चीज़ ज़्यादा ब्लैक में जाएगी। ठीक है। फिर है प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोरिंग का मतलब एक सबसे मिनिमम प्राइस जो सरकार सेट करती है। ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे, यानी इससे कम नहीं हो सकती। फ्लोर है, फ्लोर से नीचे नहीं हो सकता। सीलिंग यानी टॉप, उससे ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है। फिर है इफ़ेक्ट्स। ये क्या करता है, इससे आपकी सप्लाई बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस है तो आपकी सप्लाई बढ़ चुकी है। इससे क्या होता है, खूब सारा अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है, स्टोरेज की दिक्कत आने लगती है। ठीक है। बट इसका एम क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स, कि आपने जो बेचा बनाया है ना वो हम आप खरीद लेंगे। अब नेक्स्ट आता है अपन टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ पे। टैक्सेस एंड सब्सिडीज़, टैक्स उस पर लगता है अगर कोई ज़्यादा जिसको प्रॉफिट हो रहा होता है, सब्सिडीज़ उसको मिलती है जो गरीब होता है। समझ गए। अब एक्साइज टैक्स पर यूनिट टैक्स ऑन सप्लाई। अब सप्लाई पे कैसा, सप्लाई कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड और लेफ्टवर्ड बाय टैक्स अमाउंट। इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस बट लेस देन टैक्स। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीजेस, टैक्स बर्डन शेयर्ड बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। अगर देखो किसी चीज़ पे खूब सारा टैक्स लग रहा है तो वो जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, वो कुछ ऐसा अपना निकालेगा ना, दिमाग में से कुछ ऐसा चीज़ करेगा जिससे कि उसके ऊपर टैक्स भी कम लगे, या फिर अगर वो टैक्स दे रहा है तो वो शेयर हो बिटवीन बायर एंड द सेलर। तो इसके अंदर जो है कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड को शिफ्ट करता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस अब बढ़ चुकी है। क्योंकि अब सेलर को टैक्स भी देना है तो वो अपनी प्राइस जो है वो बढ़ा देगा। इसके अंदर जो है प्राइस अपनी बढ़ जाएगी, लेकिन जितना टैक्स है उतनी तो नहीं बढ़ सकती, लेकिन फिर भी उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी, और क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर कोई चीज़ ज़्यादा महंगे में बन रही है तो उसकी क्वांटिटी तो डिक्रीज़ होगी ही। समझ गए। फिर है टैक्स इंसिडेंस। टैक्स इंसिडेंस यानी डिपेंड्स ऑन रिलेटिव इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर मोर इलास्टिक है तो ज़्यादा टैक्स होगा, लेस इलास्टिक है तो कम टैक्स होगा। ठीक है। डिमांड के अंदर कंज्यूमर बियर मोर बर्डन, और सप्लाई के अंदर प्रोड्यूसर को ज़्यादा करना पड़ता है बियर। फिर है सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है, जो छूट मिलती है। ठीक है, उसको अपन कहते हैं सब्सिडी। इफेक्ट ऑन सप्लाई। सप्लाई कर्व शिफ्ट्स डाउनवर्ड और राइटवर्ड बाय सब्सिडी अमाउंट। इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि अगर आपको पैसे मिल रहे हैं सरकार के द्वारा तो आप जो है अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करोगे, और क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है और सरकार पैसे दे रही है तो आपकी जो प्राइस है वो भी तो कम हो जाएगी। ठीक है। बेनिफिट शेयर बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। इसमें प्राइस कम हो जाती है और क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है, और इसके अंदर जो है प्राइस इंक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाती है। सब्सिडी इंसिडेंस, मोर इलास्टिक मोर बेनिफिट, लेस इलास्टिक लेस बेनिफिट। एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस ऑन एग्रीकल्चरल मार्केट्स। अब एग्रीकल्चरल मार्केट में क्या क्या होता है, इसका चेंजेस आते हैं। सप्लाई ऑफन इन इलास्टिक इन शॉर्ट रन है तो सप्लाई इन इलास्टिक रह जाएगी। डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक व्हेन फूड इज द नेसेसिटी। देखो वेदर के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है एग्रीकल्चर। बारिश आएगी या फिर ज़्यादा बारिश हो गई तो फसल ख़राब हो जाती है, कम बारिश आई तो फसलें जल जाती है। तो मोस्टली ये जो चीज़ है ये वेदर पे डिपेंड करती है, और उसी से जो है सप्लाई भी आती है। अगर बहुत सारा जो है अनाज जो है वो ख़राब हो चुका है तो सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, और उसकी प्राइस जो है जो एग्जिस्ट कर रहा है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। प्राइस वोलेटिलिटी आ जाएगी। फिर प्राइस इंटरवेंशन। इसके अंदर सरकार क्या क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर आपके पास बहुत सारा अनसोल्ड स्टॉक है आप सरकार को बेच सकते हो, सरकार कुछ पैसे दे देगी आपको। बफर स्टॉक ऑपरेशन, यानी कि गोदाम वगैरह में और रख दो। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर मार्केट। एग्रीकल्चर मार्केट में क्या क्या इफेक्ट आएगा, पहले वेज डिटर्मिनेशन यानी डिमांड फॉर लेबर। ठीक है,
डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन। अगर लेबर बहुत ज़्यादा है तो फिर उनकी प्राइस जो है वो प्रोड्यूसर को सस्ती पड़ेगी, ठीक है। अगर लेबर कम है तो सब जो प्रोड्यूसर है उसको महंगा पड़ेगा। मिनिमम वेज इफेक्ट यानी सेट अबव इक्विलिब्रियम क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्ट्स लो वेज वर्कर्स एंड मे रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। फिर है हाउसिंग मार्केट्स। हाउसिंग मार्केट्स में क्या क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। पहला है क्रिएट्स बाउंड्रीज, रेंट कंट्रोल इफेक्ट्स में क्रिएट हाउसिंग स्टोरेज, reduces incentives to build new housing, deterioration of existing housing quality, benefits existing tenants, hurts potential tenants, यानी कि जो एग्जिस्टिंग टेनेंट्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, डिटोरिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग क्वालिटी उसकी ख़राब हो जाएगी, और जो पोटेंशियल टेनेंट्स हैं उनको जो है वो घर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। फिर है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। सरप्लस यानी किसी चीज़ का एक्स्ट्रा होना, वो चीज़ ज़्यादा होना, उसको अपन कहते हैं सरप्लस। तो डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे एंड व्हाट दे एक्चुअली पे। जैसे कि किसी चीज़ के लिए मैंने एक प्लेट पाव भाजी खाई एंड दैट टू वॉज 150 रुपये की, बट मैंने स्वाद वगैरह और वो इतना ख़राब था कि मुझे मन नहीं किया उसको 50 रुपये भी देने का, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मुझे मेरा मन तो है 50 रुपये देने का, बट मुझे कितना पे करना पड़ रहा है, 150 रुपये। उसको अपन कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एरिया अंडर डिमांड कर्व एंड अबव मार्केट प्राइस, द ट्राइंगल बिटवीन डिमांड कर्व एंड प्राइस लाइन मेजर्स कंज्यूमर वेलफेयर। तो ये अपन मैं आपको बताती हूँ, देखो ये अपन का ग्राफ है, इधर से ऐसा बनता अपना डिमांड कर्व, ठीक है। एक ये अपन की होती प्राइस लाइन, ठीक है, और ये अपन का हो गया मार्केट इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट। अब ये जो ट्रायंगल बना है ना इसके बीच में, इसको अपन कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ये जो है ना, ये जो एरिया में ब्लैक ये कर रही हूँ, इसको अपन कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ये मेजर करता है कंज्यूमर का वेलफेयर। अगर प्राइस कम होगी तो कंज्यूमर सरप्लस जो है वो अच्छा रहेगा, और प्राइस इंक्रीज़ होगी तो कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज़ होगा। ये इंक्रीज़ हुई है तो ये हुआ है, इधर डिक्रीज़ होगी तो कम हुआ है। प्रोड्यूसर सरप्लस यानी कि क्या प्रोड्यूसर विलिंग करते हैं पे करने का, और क्या प्रोड्यूसर एक्चुअली पे करते हैं। इसके अंदर प्रोड्यूसर है तो सप्लाई कर्व बनेगा, ठीक है। ये जो अपनी लाइन बनेगी ना, ये वाले जो ट्रायंगल है इसको अपन कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। इंक्रीज होगा प्राइस में तो सरप्लस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो सरप्लस डिक्रीज होगा। टोटल सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। एलोकेटिव efficiency achieved at market equilibrium, total surplus maximized, no deadweight loss and resources allocated to highest valued uses. What is deadweight loss? जो अपन ने पढ़ा no deadweight loss. Causes of deadweight loss क्या है इसका cause? सबसे पहले it creates shortage। अगर प्राइस सीलिंग है यानी टॉप पे प्राइस, ठीक है, शॉर्टेज होगी सामान की, क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि, और जो ट्रेड्स का जो बेनिफिट्स है वो भी कम हो जाएगा। प्राइस फ्लोर है तो इट विल क्रिएट सरप्लस, ठीक है। रिड्यूस रिसोर्स वेस्टेड ऑन अनसोल्ड, तो ये क्वांटिटी जो है ये फालतू में पड़ी रहेगी, समझ गए। टैक्सेशन, जो भी ट्रेड का जो रिड्यूस करेगा इसका प्राइस वगैरह और उसका रहेगा। क्वांटिटी ट्रेडेड रिड्यूसेस क्वांटिटी ट्रेडेड, यानी आपको टैक्स भी देना है तो क्वांटिटी जो है वो तो डिक्रीज होगी ही। क्रिएट्स वेज बिटवीन प्राइस पेड एंड रिसीव्ड, लॉस ऑफ ट्रेड दैट वुड बेनिफिट बोथ पार्टीज। अब इलास्टिसिटी एंड टैक्स सब्सिडी, सॉरी इलास्टिसिटी एंड टैक्स सब्सिडी इंसिडेंस। एक ये जनरल प्रिंसिपल है
जो भी मोर इन इलास्टिक चीज़ होगी वो ज़्यादा टैक्स का बर्डन जो है वो भरेगी। समझ गए? फिर है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बिजनेस, गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर्स की। अब बिजनेस के ऊपर क्या असर पड़ेगा इलास्टिक और इन इलास्टिक में? अगर कोई डिमांड इलास्टिक है तो स्मॉल प्राइस कट इंक्रीज रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली। छोटे छोटे प्राइस कट जो है वो रेवेन्यू बढ़ाएंगे। और कोई चीज़ बहुत ही इन इलास्टिक है तो कैन रेज प्राइस विदाउट लूजिंग मेनी कस्टमर्स। अगर नमक चाहिए, सॉल्ट चाहिए तो चाहिए, वो इन इलास्टिक हो गई। तो अगर पहले सॉल्ट जो है वो 26 रुपये में आता था, अभी 32 रुपये में आता होगा, आई डोंट नो जितने भी रुपये में आता है तो, लेकिन लोगों ने तो नमक खरीदना बंद नहीं किया ना, तो उसका सॉल्ट का कोई चेंज नहीं आया। गवर्नमेंट के लिए क्या है? प्राइस कंट्रोल्स हैव अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। टैक्स इंसिडेंस डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटीज नॉट लीगल इंसिडेंस। जो भी ना इलास्टिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? टैक्स के ऊपर। ठीक है। मार्केट इंटरवेंशंस क्रिएट डेड वेट लॉस। फिर ट्रेड ऑफ बिटवीन इक्विटी एंड एफिशिएंसी। फिर है फॉर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के ऊपर क्या क्या हुआ है? गवर्नमेंट इंटरवेंशंस जो है वो आपका भला भी कर सकते हैं, वो मिडिल क्लास का बुरा भी कर सकती है। वो इंटेंशनली बुरा नहीं करना चाहती है बट फिर भी अफेक्ट हो जाते हैं लोग। ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट इक्विलिब्रियम रिफ्लेक्ट्स कलेक्टिव चॉइसेस एंड प्राइस चेंजेस सिग्नल स्कैरसिटी या फिर अबंडेंस। ठीक है। अपन ने अब ब्लॉक 1 कर दिया है फिनिश। तो नेक्स्ट जो आएगा वो ब्लॉक 2 मैं अपलोड कर दूंगी।